हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी का क्लास 11 का रिजल्ट अच्छा आया होगा। आज ये आपके क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस का पहला वीडियो लेक्चर है। हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद है क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन। उसमें आपने पढ़ा था एक फॉर्मूला F = G(m1m2/r²). उसमें F क्या है? F है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन m1 एंड m2। m1 m2 क्या है? दो मासेस है। सो F इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस m1 एंड m2। अगर m1 m2 नहीं होगा तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं होगा। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मास ऑफ द बॉडी। तो इसी तरह से एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। ओके, तो जिस तरह से मास ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। इट इज a quantity which is responsible for electric force between two bodies. Okay? Between टू बॉडीज। तो ये फॉर्मूला आपको अपनी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि जिस तरह से मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। ओके, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर 1 पॉजिटिव एंड नंबर 2 नेगेटिव। SI यूनिट ऑफ चार्ज is coulomb. SI unit of charge is coulomb. Charge on a proton is positive, charge on electron is negative. Charge on proton is positive and equal to plus E. ये E क्या है अभी बता रहा हूं मैं। एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड इक्वल टू -E। E क्या है? ये है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज की यूनिट। तो यानी प्रोटॉन पर तो क्या है? इतना कूलम पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर इतने कूलम नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं वो अब उनके नेचर की वजह से हैं। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आपको ये नहीं मानकर चलना कि जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से कम है। मान लीजिए एक बॉडी पर +5 है और एक पर -5 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पे चार्ज कम है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस अलग अलग टाइप के हैं।
लेकिन मैथमेटिक्स में जैसे आप मानते हो -5 इज लेस देन +5, तो ऐसा नहीं है चार्ज के केस में। -5 कूलम चार्ज और +5 कूलम चार्ज में हम ऐसा नहीं कह सकते कि -5 कूलम कम है और +5 कूलम ज़्यादा है। दोनों पर 5 कूलम है, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव, मीन्स डिफरेंट नेचर के चार्जेस है ये। पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, यानी सेम टाइप के चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो वो दोनों बॉडीज फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ओके, सिमिलर टाइप चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट टाइप चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं एक दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ग्लास रोड है और उसको आप सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये ग्लास रोड है, ये सिल्क क्लॉथ है, अगर मैं इसको इस तरह से रब करता हूँ इसके साथ, तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, तो हम एग्जाम्पल लिखते हैं। इफ वी रब ए ग्लास रोड with a silk cloth, glass rod gets positively charged, glass rod gets positively charged and silk cloth gets negatively चार्ज्ड। तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव। अब किस पर पॉजिटिव आएगा और किस पर नेगेटिव आएगा चार्ज, वो किस पर डिपेंड करेगा, किसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है और किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास रबर रोड है और उसको फर के साथ आप रब करते हैं तो रबर रोड पर नेगेटिव चार्ज आएगा और फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एग्जाम्पल 2, if we rub a rubber rod with fur, rubber rod gets negatively charged and fur gets पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो क्या होगा, एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी एक से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये था स्टूडेंट चार्ज का इंट्रोडक्शन, और चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Quantization of charge says net charge on a body will always be integral multiple of E. इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ E। तो वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। नेट चार्ज ऑन ए बॉडी will always be integral multiple of E. Okay. If Q is net charge on a body, then
Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। n क्या है? इंटीजर, सो n कैन हैव वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब आएगा? अगर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो नेट चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो नेट चार्ज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है तो 7 प्रोटॉन की वजह से चार्ज कितना होगा? +7e। 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से -5e, तो नेट चार्ज क्या हो गया? +2e। तो नेट चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अगर हम उल्टा कर दें, 7 इलेक्ट्रॉन तो -7e, 5 प्रोटॉन तो +5e, तो -7 + 5 क्या आ जाता? -2। तो तब नेट चार्ज नेगेटिव आ जाता। तो हम यहां लिख देंगे, यहां पर पॉजिटिव साइन होगा। पॉजिटिव साइन इफ number of protons is more than number of electrons। इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट, ई के ऊपर ये एक माइनस साइन लगेगा इस तरह से, तो इसको इलेक्ट्रॉन लिखते हैं इस तरह, और एस लग गया तो इलेक्ट्रॉन्स। और फिर नेगेटिव साइन इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नेगेटिव साइन आएगा अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। तो इस तरह से जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा क्वांटाइज्ड होगा। इट विल बी ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। कभी भी नेट चार्ज 2.5 ई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि 2.5 इंटीजर नहीं है। ओके, इसी तरह से कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू नेट चार्ज की नहीं आ सकती। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता, यानी ना तो सराउंडिंग से कुछ लेता है ना कुछ देता है। तो चार्ज के केस में कहें तो ना तो सराउंडिंग को चार्ज देगा और ना ही सराउंडिंग से चार्ज लेगा। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर अभी उसका 0 है तो फ्यूचर में भी हमेशा 0 ही रहेगा। तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, law of conservation of electric charge, according to law of conservation of electric charge, the net charge on an isolated system remains constant। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिस रूम में बैठे हैं, मान लीजिए ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, मीन्स ये रूम ना तो चार्ज लेगा अपने आसपास से, अपने सराउंडिंग से, और ना ही उनको चार्ज देगा। तो अभी मान लीजिए इस रूम पर कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। अभी क्या चार्ज है? 0 चार्ज है। ओके, तो अब मैं इसमें आगे लिखता हूं, द चार्ज्ड पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड
the charge particle can be created or destroyed in an isolated system. Charge particle can be created or destroyed in an isolated system, but net charge on the system, but net charge on the system remains constant, नेट चार्ज लेकिन कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके रूम में जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम जिसको आपने माना है उस पर नेट चार्ज क्या है, 0। हम मान लेते हैं आपके पास रूम के अंदर एक ग्लास रोड है, एक सिल्क क्लॉथ है, तो आपने क्या किया, दोनों को उठाया, रब कर दिया, तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या किया हमने, चार्ज क्रिएट किया, ग्लास रोड पर पॉजिटिव, सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव। लेकिन क्या होगा, जितना ग्लास रोड पर पॉजिटिव होगा सिल्क क्लॉथ पर उतना ही नेगेटिव होगा क्रिएट। मान लीजिए ग्लास रोड पर +5e जनरेट होता है पॉजिटिव, तो सिल्क क्लॉथ पर कितना आएगा, -5e आएगा, सो दैट टोटल चार्ज अभी भी 0 रहे। तो इस तरह से चार्ज पार्टिकल को क्रिएट या डिस्ट्रॉय तो कर सकते हो, लेकिन नेट चार्ज सेम रहेगा आपका, पहले भी 0 था तो अभी भी 0 ही होगा। ओके, तो अब हम लिखेंगे यहां पर फॉर एग्जाम्पल when we rub a glass rod with a silk cloth, when we rub a glass rod with a silk cloth, for example, when we rub a glass rod with a silk cloth, the amount of positive charge, the amount of positive charge produced on glass rod is equal to amount of negative charge is equal to amount of negative charge produced on silk cloth, produced on silk cloth, so that net charge remains same or constant, so that net charge remains constant। तो स्टूडेंट ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास ये एक कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टर है, मान लीजिए ये पेन, इसको मुझे अगर चार्ज करना है तो क्या करूंगा, मैं कोई दूसरी चार्ज बॉडी के पास ले जाऊंगा और उससे टच कर दूंगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें बॉडीज को फिजिकली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस पर चार्ज है, इससे टच किए बिना ही चार्ज कर दूं, मुझे ये बॉडी क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर चार्ज है, मैं इसको चार्ज कर दूं इसके साथ टच किए बिना, तो वो क्या होगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी चार्जिंग हो रही है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। यानी इनडायरेक्ट चार्जिंग में बॉडीज के बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन।
तो नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ चार्जिंग। दिस इज indirect method of charging without any physical contact between two bodies, without actual physical contact between bodies. This is charging by induction. For example, हम एक एग्जाम्पल करते हैं पहले, चार्जिंग ऑफ ए सिंगल स्फीयर। चार्जिंग ऑफ ए सिंगल स्फीयर। तो हम एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लेते हैं जो कि एक इंसुलेटिंग स्टैंड के साथ है। कंसीडर a conducting sphere with insulating stand। कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टर क्या होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें कोई चार्ज कंडक्ट नहीं करता, कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। ओके, तो हमारे पास ये एक स्फीयर है, ये कंडक्टर है, जैसे कोई मेटल हो सकता है, और इसके नीचे ये जो स्टैंड है ये क्या है? इंसुलेटर। ये स्टैंड इंसुलेटर है, ये स्फीयर कंडक्टर है। इसको चार्ज करना है तो क्या करोगे? सबसे पहले आप एक ग्लास रोड इसके पास ले आइए, टच नहीं करना इसको, सिर्फ इसके पास लेके आना है ग्लास रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है? ग्लास रोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा? इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स पर होता है वो इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करना है? यही स्फीयर लिया आपने, फिर से ये स्टैंड है इसका, ये ग्लास रोड है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है डायग्राम का। तो इलेक्ट्रॉन्स तो ये रहे, इलेक्ट्रॉन्स को तो ग्लास रोड पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसने अट्रैक्ट किया हुआ है। आपने क्या किया? स्फीयर को ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करने से क्या होगा? जो पॉजिटिव चार्ज था वो डिसअपियर हो जाएगा ग्राउंड में। ओके, आपने क्या किया? इसको अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करने से पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर हो गया। तो अब क्या है? इस पे नेट नेगेटिव चार्ज बच गया स्फीयर पर। ओके, तो थर्ड पार्ट क्या होगा? ये आपका स्फीयर है, ये इसका स्टैंड है, और ये आपके पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है, सी पार्ट है ये डायग्राम का। अब आपने अर्थिंग हटा दी ये, तो क्या होगा? इस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज अभी भी इस एंड पर होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। अब यहां पर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं जाएगा ग्राउंड में, सिर्फ पॉजिटिव क्यों जाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इसने अट्रैक्ट किया हुआ है, बाइंड किया हुआ है, तो इसलिए सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। अब अगर आप इस ग्लास रोड को हटा दें, सिचुएशन क्या है पार्ट सी में? जो नेगेटिव चार्ज है अब इस स्फीयर के ऊपर ट्रैप्ड है, ट्रैप हो गया है। तो अगर आप इस ग्लास रोड को हटा देंगे तो क्या होगा? जो यहां पर अभी तो ये क्या था? इसने अट्रैक्ट किया हुआ इसलिए सिर्फ इस साइड है, लेकिन ग्लास रोड हटा दोगे तो पूरे स्फीयर के सरफेस के ऊपर अपने आप को ये नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। तो फिर कैसे दिखेगा आपको? इस तरह से कुछ। ये डी पार्ट है आपके डायग्राम का। तो फिर
स्फीयर के सरफेस पर ये पूरा नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया, जो शुरू में बिल्कुल न्यूट्रल था, शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं था। ओके, तो आपने क्या किया, अनचार्ज स्फीयर था, इसके पास ग्लास रोड रहा है, तो ग्लास रोड ने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को रिपेल किया, तो पॉजिटिव इधर आ गया, नेगेटिव इधर आ गया। फिर क्या किया आपने, इसको अर्थिंग कर दिया। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज को तो ग्लास रोड ने अट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये तो अर्थ में जाएगा नहीं, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाएगा। अब आपने अर्थिंग भी हटा दी नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या बचेगा, सिर्फ ये नेगेटिव चार्ज बचेगा। ये इस एंड की तरफ रहेगा अभी भी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर इस ग्लास रोड को आप हटा दो, तो जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरे के पूरे सरफेस ऑफ स्फीयर पर अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस तरह से जो आपका स्फीयर है वो पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हो गया। नेक्स्ट, अब हम दो स्फीयर के बारे में बात करते हैं, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स। तो नेक्स्ट है चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर्स। तो अब हम दो स्फीयर ले लेते हैं, मान लीजिए ए और बी ले लेते हैं। कंसीडर टू स्फीयर्स ए एंड बी with insulating stand, ओके। तो एक स्फीयर ये मान लिया और दूसरा स्फीयर मान लीजिए ये है, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है। दोनों कंडक्टर हैं और इनके जो ये स्टैंड है वो क्या है, इंसुलेटर, यानी स्टैंड में से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। तो आपने शुरू में दोनों क्या है, अनचार्ज, दोनों में से किसी पर भी चार्ज नहीं है अभी। तो आप क्या करोगे, अगेन वही एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड ले आओ इसके पास। तो क्या होगा, दोनों कंडक्टर हैं, कांटेक्ट में हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसके इस एंड पर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, तो इसलिए ये इधर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दो। तो ये पार्ट ए था डायग्राम का, तो पार्ट बी बनाते हैं। तो क्या किया आपने, ये स्फीयर ए है, ये स्फीयर बी है, दोनों के बीच में सेपरेशन बहुत कम है, ये जो सेपरेशन है बहुत कम है, और ग्लास रोड अपनी जगह पर है पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन था वो तो इधर ही अट्रैक्टेड रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट, और नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और इस पर जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये इधर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। ये ए है, ये बी है। अब अगर मैं इस ग्लास रोड को हटा दूं तो क्या होगा, ये दोनों पास पास आएंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। यानी क्या होगा, देखिए इस तरह से, ये ए है, ये बी है। अब आपने ग्लास रोड हटा दी तो नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए पास पास आना चाहेंगे। तो ये पार्ट सी है डायग्राम का। अब आपको क्या करना है, इन दोनों स्फीयर के बीच की सेपरेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, इतना बढ़ा देना है कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स है जो, वो नेग्लिजिबल हो जाए। तो अगर नेग्लिजिबल हो जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज स्फीयर ए के सरफेस पर अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बी के सरफेस पर अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पार्ट डी क्या होगा, ये स्फीयर ए है, इस पर नेगेटिव चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और ये स्फीयर बी है, इस पर
पॉजिटिव चार्ज अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सरफेस पर। तो अगर सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगी तो इस तरह से यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएंगे। ओके, तो इस केस में क्या है, स्मॉल गैप है बिटवीन ए एंड बी, स्मॉल गैप बिटवीन ए एंड बी। इसमें भी स्मॉल गैप है, स्मॉल गैप बिटवीन ए एंड बी, और इस केस में लार्ज गैप बिटवीन ए एंड बी। लार्ज क्यों? सो दैट इनके जो चार्जेस है एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर पाए, ये सेपरेशन इतनी ज़्यादा हो जाए कि ये फोर्स जो अट्रैक्शन का है इनके बीच में वो नेग्लिजिबल हो जाए। तो इस तरह से दो स्फीयर्स को आप बाय इंडक्शन मेथड चार्ज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास में कंपैरिजन करेंगे हम। कंपैरिजन between charge and mass। तो मैं इधर चार्ज की प्रॉपर्टीज लिखूंगा और इधर मास। स्टूडेंट, अगर आपने इंट्रोडक्शन टू कोर्स जो एक छोटा सा वीडियो है इस लेक्चर से पहले प्लेलिस्ट में वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको पता चलेगा इस कोर्स को आपको कैसे यूज़ करना है और किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इस कोर्स से ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप उस छोटे से वीडियो को देखिए और ये आपको हेल्प करेगा ज़रूर कोर्स को ज़्यादा अच्छे से समझने में। ओके, तो कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। नंबर 1, मास हमेशा पॉजिटिव होता है लेकिन चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा सिर्फ पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सेकेंड, चार्ज क्वांटाइज्ड है, मास क्वांटाइज्ड नहीं है। लाइक चार्ज क्या हो सकता है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ई, लेकिन मास की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, डेसिमल में भी हो सकती है। ओके, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, mass is not quantized. Number 2, mass is not quantized. Number 3, चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन मासेस के बीच में जो होता है फोर्स उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो और वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। Force between two masses is always attractive. Force between two masses is always attractive. Fourth point,
फोर्थ पॉइंट होगा आपका चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी बट मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि आप जब फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसमें करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी, बट चार्ज नहीं है उस लिस्ट में। तो आप यहां पे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इधर आप लिखेंगे मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो ये कुछ कंपैरिजन पॉइंट हैं बिटवीन चार्ज एंड मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ME लिखूंगा, E फॉर इलेक्ट्रॉन, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एंड मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, अब स्टूडेंट हम एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वो होता है -E, यानी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे Q इक्वल टू NE। Q क्या दिया हुआ है? 1 कूलम, तो N निकालना है, तो N होगा आपका Q बाई E। 1 डिवाइड बाई E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये है चार्ज ऑन 1 कूलम। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी आपकी 6.25 इंटू 10⁻18। तो 1 कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट, if a body gives out 10⁻9 electrons per second, if a body gives out 10⁻9 electrons per second, एक सेकंड में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दे देती है, how much time is required to give a total charge of 1 coulomb? How much time is required to give a total charge of 1 coulomb? तो एक सेकंड में कितना चार्ज दे रही है? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। तो चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻9 और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19।
तो हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इतना चार्ज 1 सेकेंड में देती है। तो 1 कूलम के लिए कितना चाहिए होगा? तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम चार्ज तो क्या होगा? टोटल 1 कूलम, और 1 सेकेंड में कितना दे रही है? 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो इतना टाइम लगेगा 1 कूलम चार्ज देने में इस बॉडी को। 1 सेकेंड में इतना चार्ज दे रही है। ओके, यानी कि यूनिटरी मेथड लगाया है हमने। ठीक है, वो इतना चार्ज देती है 1 सेकेंड में, और 1 कूलम दिया क्या देगी? 1/this। ओके, ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका न्यूमेरिकल जो अभी तक हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड। तो स्टूडेंट, ये आपका पहला लेक्चर है और इसमें हमने चार्ज को इंट्रोड्यूस किया है, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज, चार्ज क्वांटाइजेशन, चार्ज कंजर्वेशन, ये सब कुछ बेसिक सी चीज़ें हमने चार्ज के बारे में डिस्कस की हैं। तो इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में था आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F=gm1m2/r²। कुछ वैसा ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी एक लॉ है जिसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। तो आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।